प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है बीकेडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। आज अपना जो टॉपिक है वो है कक्षा 10 के लिए। और कक्षा 10 की जो संस्कृत का एग्जाम है वो अभी होने वाला है, वर्तमान में जल्दी 27 फरवरी को होने वाला है। और हम इस पेपर की दो चीजें देखेंगे। एक तो पेपर का पैटर्न क्या है और दूसरा संभावित क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो संभावना है आने की, और दूसरा पेपर किस प्रकार से बनेगा। अगर बात करें पैटर्न की और संभावित क्वेश्चनों दोनों की, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा, प्रश्न नंबर 1, बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्न जो है इसमें 12 से 18 क्वेश्चन आएंगे। 12 से 18 क्वेश्चन रहेंगे, 1 नंबर के रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। और कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 10 क्वेश्चन तो 10 पार्टों से आने वाले हैं। 10 क्वेश्चन तो 10 पाठों से आने वाले हैं। उनके अलावा संधि 2 क्वेश्चन दे सकता है और 1 भी आ सकता है। समास 1 ही क्वेश्चन आने वाला है। प्रत्यय, उपसर्ग, ये सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। इनके अलावा अभी भी आ सकता है। संधि का क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, तो संधि का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये संधि विच्छेद दे दिया जाता है और उसमें संधि करनी होती है। 4 ऑप्शन है, जो सही उत्तर है वो आपको लिखना है। और अगर संधि करनी है, सॉरी संधि विच्छेद दिया हुआ है तो संधि करनी है, और संधि की हुई है तो उसका संधि विच्छेद करना होता है। जैसे राम है प्लस टिक्कते, राम है प्लस टिक्कते। सबसे पहला सवाल ये है, 4 ऑप्शन है आपके पास में, स तीनों दे सकते हैं अलग अलग, और तय की जगह तय दे सकते हैं। सही उत्तर लिखना है, कौन सी संधि होगी ये आपको पता होना अति आवश्यक है। राम है रामस टिक्कते रूप बनता है। संधि यह पूछी नहीं जाती है, फिर भी आप देख लो, सटुत्व संधि होती है। और सटुत्व संधि कहां पे काम आती है, कहां पे होती है, विसर्ग संधि में होती है। सटुत्व संधि विसर्ग संधि में होती है। समास, कौन कौन से समास है आपके पास में, अविभाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्विगु है, द्वंद्व है और बहुब्री है। इन 5 समासों में से कोई भी समास दे दिया जाता है और उसको आपको समास विग्रह पूछा जा सकता है, या समास विग्रह देकर समास पूछा जाता है। ऐसी स्थिति में ज्यादातर समास की संभावना रहती है, कौन से समास की, अव्ययी भाव की समास की रहती है। सबसे ज्यादा संभावना किसकी, यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है अव्ययी भाव समास से संबंधित क्वेश्चन सबसे ज्यादा दिए जाते हैं। उनके अलावा तत्पुरुष का भी कार्य होता है, द्वंद्व भी दिया जा सकता है, द्विगु भी दिया जा सकता है, और यथा समय, यथाशक्ति का शब्द दे दिया, यथाशक्ति दे दिया, और समास विग्रह दे दिया। 4 ऑप्शन दिए हुए, शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्तिम अनतिक्रम्य, ये आपका उत्तर होने वाला है। अगर यथाशक्ति दिया हुआ है, अनुरूपम दे सकते हैं, अनुरथम दे सकते हैं, नीलोत्पलम दिया जा सकता है, नील कमल दिया जा सकता है, पीताम्बर शब्द दिया जा सकता है, कोई भी शब्द आ सकता है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या जाएगा, समास पूछा जाएगा। प्रत्यय दिए जा सकते हैं, प्रत्यय का क्वेश्चन आएगा, उपसर्ग का आएगा। यहाँ पे आपको कोई एक शब्द दे दिया जाएगा, पूछेंगे कि कौन सा उपसर्ग है। प्रत्यय में आपको प्रकृति और प्रत्यय दोनों को अलग अलग करना है।
प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग करना है। जैसे पठितुम शब्द दे दिया, प्रकृति क्या है? पठ। और प्रत्यय कौन सा? तुमुन। यहाँ पे उपसर्ग दिए जा सकते हैं। उपसर्ग कौन कौन से हो सकते हैं? 22 प्रादि प्रयादि 22 उपसर्ग है। उन 22 उपसर्गों को आपको ध्यान रखना है, उनमें से उपसर्ग आएंगे। अव्यय दिए जा सकते हैं। अव्यय पद क्या होते हैं? वे शब्द जिनका लिंग वचन काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जिन शब्दों पर, उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। हिंदी में इन्हें रूढ़ शब्द भी कहा जाता है। तो ये तो हो गया पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, जिनमें क्या क्या क्वेश्चन है? अव्यय दिए जा सकते हैं, प्रत्यय दिए जा सकते हैं, उपसर्ग दिए जाते हैं, समास, संधि, और पाठों से क्वेश्चन दिए जाएंगे। पाठों से क्वेश्चन किस प्रकार के? कोई पाठ दे दिया जाए, पाठ का नाम दे दिया जाएगा, उनका लेखक पूछा जाएगा, या कहां से लिया गया उनका मूल ग्रंथ पूछा जा सकता है। या फिर क्वेश्चन ऐसा दिया जा सकता है इसमें कि आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है। जैसे जननी तुल्य वत्सला से कोई क्वेश्चन उठाया जा सकता है, सूची पर्यावरण से उठाया जा सकता है। तो इन प्रश्नों का उत्तर आपको भली भांति देखकर सही लिखना है। आपको जो उचित जितना जो उत्तर है वही लिखना है, इसका विशेष रूप से ध्यान करना है। तो देख लो एक बार, पहले क्वेश्चन में क्या क्या आने वाले हैं? संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग और पाठों से 10 क्वेश्चन। तो ये तो अपना मैटर हो गया पहले क्वेश्चन का। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है वो दिया जाता है रिक्त स्थान के लिए। रिक्त स्थान के लिए ये दिया जाता है। तो रिक्त स्थान के लिए कौन कौन से क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, इन पे चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। 3 टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं और 3 टाइप के क्वेश्चंस को आपको हल करना है। सबसे पहले कौन सा? नंबर 1, प्रत्यय। यहां से 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। प्रकृति और प्रत्यय अलग है, आपको मिलाकर उनको शब्द बनाकर लिखना है। जो सही पद है वो लिखना है। दूसरा जो टाइप है वो कौन सा है? इसमें प्रत्यय दे दिया, उपसर्ग भी दिए जा सकते हैं। और तीसरा जो इसका टाइप है वो कौन सा है? अव्यय। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं। हर एक में 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं। हर एक में कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है और 6 नंबर का प्रश्न। एक 6 नंबर का प्रश्न है और 6 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इनको लिखना है। कोई भी शब्द दे दिया जाता है और उसको आपको प्रकृति और प्रत्यय को मिलाकर उसमें वाक्य बनाना है। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 जो है, अपठित गद्यांश है। क्या है? अपठित गद्यांश है। कितने नंबर का है? 7 नंबर का है। 7 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। 3 टाइप के, 4 टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें। अपठित आपको गद्यांश दिया जाएगा, उसके बाद में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 4 प्रकार के क्वेश्चन है। सबसे पहला क। क में आएगा एक पदेन उत्तरक। एक पदेन उत्तरक। ख में आपका आएगा पूर्ण वाक्यन।
उत्तरत। गए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका शीर्षक से संबंधित। समुचित शीर्षक बताना है। समुचित शीर्षक की बात की जाएगी तो शीर्षक के बारे में जो गद्यांश दिया गया है उसका शीर्षक पूछा जाएगा। शीर्षक आपको बताना है, उसके बारे में क्वेश्चन रहेगा। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो रहेगा गए सॉरी घय घय में भाषिक कार्य। भाषिक कार्य यानी भाषा से संबंधित साधारणतः या व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा करना कठिन है, इनको समझना जरूरी है, नहीं तो इसमें गलतियां होने के बहुत सारे चांस होते हैं। क्या क्या पूछे जा सकते हैं इसमें? इसमें कर्तरी पद पूछा जा सकता है। भाषिक कार्य में कर्तरी पद पूछा जा सकता है, क्रिया पूछी जा सकती है। और क्या पूछा जा सकता है? विशेष्य और विशेषण दोनों पूछे जा सकते हैं। संभावना किसकी है? विशेष्य और विशेषण। विशेष्य और विशेषण। विशेषण पूछे जा सकते हैं। और क्या पूछा जा सकता है? पर्याय पद पूछा जा सकता है। नंबर 3 पे है पर्याय पद पूछा जा सकता है, यानी पर्यायवाची शब्द पूछा जा सकता है। और कहां से पूछा जाएगा? ये जो शब्द है वो जो हमें गद्यांश दिया गया है या पठित गद्यांश उनमें से पूछा जाएगा। तो ये आपको ढंग से करना है। इसके अलावा संज्ञा पद पूछा जा सकता है। संज्ञा पद की भी संभावना है। तो ये क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। भाषिक कार्य जो है वो अलग अलग प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपका भाषिक कार्य है, एक पदेन जो है ये आपका रहेगा 2 नंबर का। पूर्ण वाक्य जो है ये भी रहेगा 2 नंबर का। यहां से आपको ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पूर्ण वाक्य में 2 नंबर का एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात करते हैं समुचित शीर्षक की, तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, सीधा पूछा जाएगा कि आपको इसका शीर्षक लिखना है। और ये जो शीर्षक है अयम गद्यांश से समुचित शीर्षक हम लिखत। ये जो गद्यांश है इसका उचित शीर्षक लिखो। और ये कितने नंबर का रहेगा? 2 नंबर का। कुल कितने नंबर हो गए? 2। 5 नंबर हो गए। 2 2 4 और 1 5। और 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा भाषिक कार्य में। तो ये पूरा का पूरा कितने नंबर का हो गया? 7 नंबर का हो गया। और यहां पर आपका जो खंड ए है कंप्लीट हो जाएगा। यहां से शुरू होगा खंड ब। ए कंप्लीट हो जाएगा, ब यहां से स्टार्ट होगा। नीचे वाले जितने भी सारे क्वेश्चन है वो खंड ब में शामिल होंगे। कौन कौन से क्वेश्चन शामिल हो सकते हैं, किन किन क्वेश्चनों की संभावना है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। तो देखो 6 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? रिक्त स्थान का है। और 7 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? अपठित गद्यांश है। और ऊपर वाले जितने सारे क्वेश्चन है 12 पूछे जा सकते हैं, 18 पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कौन से हैं? कि जो 18 नंबर का जो चैप्टर रहेगा वो कौन सा रहेगा? तो आपका वो चैप्टर रहेगा, वो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, और जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे। तो ये तो हो गया अपना चैप्टर फर्स्ट। और चैप्टर फर्स्ट जो है, जो भाग फर्स्ट है इसका, जो भाग ए है वो कितने नंबर का हो गया? 18 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। टोटल कितने हो गए? 8 6 14, 14 और 7
21, 31 नंबर का। हाँ, 31 नंबर का आपका जो ये चैप्टर कंप्लीट रहेगा। कौन सा भाग है? तो भाग या खंड ए, ये कौन सा हो गया? खंड ए है। कितने नंबर का? 31 नंबर का। हाँ, यहाँ पे साथ साथ बताए जाएंगे कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वो तो आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं, लेकिन खंड वाइज बताते हैं। तो कौन से खंड में? खंड ए में कुल कितने नंबर है? 31 नंबर है। ठीक है। अब बात करते हैं खंड ब की। कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले खंड ब में, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं अभी। खंड ए हो गया। अब बात करेंगे खंड ब की। खंड ब में कौन से क्वेश्चन आएंगे, उनके बारे में विस्तृत रूप से जानना है हमें। तो खंड ब में क्वेश्चन नंबर 4, खंड ब में क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर जो प्रश्न आएगा वो आएगा समय लेखन से संबंधित। समय लेखन, घड़ी का जो समय है वो दिया जाएगा, उसको आपको लिखना है। घड़ी का समय लिखने के लिए क्या करना पड़ता है? विशेष रूप से 3 टाइप के टाइम दिए जाते हैं। एक तो जैसे हम लेते हैं 12 का समय या 1 का समय लेते हैं, 1 बजे, 1:15, 1:30 और 1:45। अगर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर 3 टाइप का समय दिया जाता है, 1:15, 1:30, 1:45, 1:15 बजे, 1:30 बजे, 1:45 बजे। कैसे लिखेंगे? सवा को क्या लिखेंगे? सपाद, सपाद 1 वादने, सपाद 1 वादने। वादने आपको लिखा हुआ मिलेगा, आपको केवल इतना ही लिखना है और कोष्टक में दिया जाएगा ये। कोष्टक में अगर ये दिया हुआ है तो आपको सेकंड टाइम लिखना है। कौन से वाला? हाँ, 1:30 बजे, 1:30, सार्ध 1 वादने, सार्ध 1 वादने। और अगर आपको दिया जाता है 1:45 बजे, 1:45 का समय दिया जाता है, तो फिर कैसे लिखना है? तो फिर लिखना है पादोन, पादोन द्विवादने, पादोन द्विवादने। इस प्रकार से समय लिखना है। जरूर नहीं है कि यही आएगा, लेकिन आपको लिखने का तरीका ये है, क्योंकि परीक्षा में जो पेपर बन रहा है उसमें ये क्वेश्चन अगर बनेगा समय लेखन का, तो किस प्रकार से बनेगा? ऐसे बनेगा। और विशेष रूप से समय कोई बीच का टाइम नहीं दिया जाता है, बहुत कम रेयर चांस होते हैं। बाकी इस प्रकार से आपको दिया जाएगा, जो आपने पूरी साल में पढ़ा है, पूरे सत्र में आपने जो चीजें पढ़ी है, उनके बारे में हम दोबारा से चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इनके बारे में पहले भी पता हो, और नहीं भी पता हो तो अब ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनको तो कर रहा हूं मैं साफ। अब बात करते हैं ये क्वेश्चन जो है समय लेखन का कितने नंबर का रहेगा। तो ये 2 क्वेश्चन आएंगे, 1-1 नंबर के, और 2 नंबर का रहेगा। 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 + 1 = 2। ये सिचुएशन रहेगी। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर जो 5 है वो क्या रहेगा? वाक्य संशोधन रहेगा। क्या रहेगा? वाक्य संशोधन।
वाक्य संशोधन क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा? वाक्य क्वेश्चन संशोधन में कौन कौन से क्वेश्चन शामिल है? एक आपको पूरा वाक्य दिया जाएगा, उसमें एक गलती है, वो गलती आपको निकालनी होती है। इतना ही काम करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको शब्द दे दिए, कोई एक वाक्य दे दिया, वृक्षे उपरि काके तिष्ठति। वृक्षे उपरि काकः तिष्ठति। वृक्षे ऊपर ऊपरी काके तिष्ठति। अब इस क्वेश्चन में देखो दो सिचुएशन है। कौन सी दो है? या तो आपको अंडरलाइन दे दी जाएगी, जिससे आपको पता चल जाए कि कहां पे सुधार करना है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं दी जाएगी, तब आपको पता करना है कि कौन सी विभक्ति आएगी और कौन कहां पे गलती है। पहले तो ये ढूंढना है कि गलती कहां पे, उनको सुधार करना है। जिसको सुधार करना है, जिसका संशोधन करना है, वो कौन सा हो सकता है। तो यहां पर जो ये वाक्य है, उपरी काके तिष्ठति, ये पूरा का पूरा जो वाक्य है, वृक्ष से ऊपरी काके तिष्ठति होता है, वृक्ष से ऊपरी नहीं होता है। वृक्ष शब्द सप्तमी विभक्ति का है, और सप्तमी विभक्ति जो है उसमें अधिकरण कारक होता है। कारकों की सीरीज चल रही है अपनी वैसे भी, तो अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक कहां पे होता है, कहां पे प्रयोग होता है? आधार में। आधारो अधिकरणम सूत्र के द्वारा अधिकरण कारक कहां पे आएगा? तो अधिकरण कारक जो है कहां पर प्रयोग प्रयोग होगा? तो ये तो प्रयोग होगा आधार में। यहां पे तो क्या होगा? षष्ठी शेषे के तहत षष्ठी विभक्ति आएगी। वृक्ष के ऊपर संबंध कारक है। अब संबंध कारक नहीं है, सबसे बड़ी तो समस्या ये है। संबंध तो है लेकिन कारक नहीं है। तो ये यहां पर संबंध है, और संबंध में कौन सी विभक्ति होती है? वृक्ष के ऊपर कौवा बैठा है। वृक्ष के ऊपर कौवा बैठा है, तो वृक्ष जो शब्द है उनमें संबंध किससे है? कारण क्या है, क्यों नहीं है भाई? संबंध है, वो कारक नहीं है, क्या कारण है? तो इसका कारण है कि वृक्ष और बैठने से कोई संबंध नहीं है। बैठा कौन है? कौवा बैठा है। बैठा तो कौन है? कौवा बैठा है। वृक्ष के ऊपर बैठा है, तो वृक्ष तो क्या हो गया? आधार नहीं हुआ है वृक्ष। वृक्ष और कौवे में संबंध है। वृक्ष और कौवे के बीच में संबंध है कि कौवा कहां पे बैठा है? वृक्ष के ऊपर बैठा है। लेकिन क्रिया से इनका सीधा संबंध नहीं है, ये क्रिया है। तिष्ठति, तिष्ठ क्रिया है, हाँ, तिष्ठा धातु से बनता है। और इसका जो संबंध है, बैठने से कोई संबंध नहीं होने के कारण संबंध जो है उसकी गिनती कारकों में नहीं होती है। संबंध हिंदी में इनके जो कारक चिन्ह होते हैं, का, के, की। वृक्ष के ऊपर कौवा बैठा है, तो संबंध कारक नहीं होने के कारण यहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। कौन सी का होगा? षष्ठी विभक्ति का होगा। कौन सी का होगा? षष्ठी का। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, और षष्ठी विभक्ति वृक्ष शब्द में कौन सी होती है? वृक्ष से। षष्ठी एक वचन होगा, क्योंकि एक ही पेड़ पर बैठा है कौवा। ऐसे तो नहीं कि कौवा 4-5 पेड़ों पे साथ में बैठा है। एक ही कौवा है, 4-5 पे बैठ नहीं सकता, एक पे ही बैठा है। तो यहां पर वृक्ष शब्द में सप्तमी विभक्ति षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप आएगा। कौन सा? षष्ठी विभक्ति एक वचन। षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप प्रयुक्त होगा, और क्या बनेगा? वृक्ष से बनेगा। वृक्ष से ऊपरी काके तिष्ठति। अब ये तो कह नहीं सकते कि ऐसा ही यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इतनी संभावना है कि क्वेश्चन इसी प्रकार का आएगा। वाक्य संशोधन आपको करना है। पहले तो आपको ढूंढना है, दो बातें होती है, या तो आपको अंडरलाइन दी जाती है,
या तो इसके नीचे अंडरलाइन दे दी, आपको डायरेक्ट पता है, कुछ नहीं करना है आपको, केवल इसमें संशोधन करना है। और अगर अंडरलाइन नहीं दी गई है तो क्या करना है, आपको पहले तो पता करना है कि इस वाक्य में अशुद्धि कहां पर है, उस अशुद्धि को निकालना है, उस गलती को सही करना है। तो कौन सी गलती है, उसको सही करने के लिए क्या क्या कार्य करने पड़ सकते हैं, इनकी बात करेंगे। तो ये तो हो गया इनका अशुद्धि संशोधन का जो वाक्य है, वाक्य संशोधन या अशुद्धि संशोधन आप इसे कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो रहेगा आपका वाक्य संशोधन का। कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि बोर्ड में जो पेपर बनाने वाले हैं मैं तो हूं नहीं, तो ये संभावना है कि एक दो क्वेश्चन इधर उधर कर दे। सारे जैसे हैं वैसे क्यों करें, उनका क्या मतलब। कितने नंबर का है, 2 नंबर का, एक ही क्वेश्चन है। और कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, वाक्य संशोधन आपका हो गया, समय लेखन हो गया, और अगला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा वाच्य परिवर्तन। साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं कि किस प्रकार से क्वेश्चन करना है, यह भी ध्यान रखना है। वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन और वाच्य परिवर्तन के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें संस्कृत में वाच्य परिवर्तन कक्षा 10 में 2 ही प्रकार के हैं। कौन कौन से वाच्यों का प्रयोग होता है, एक तो कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, और दूसरा कर्मवाच्य। अगर कर्तृवाच्य दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, कर्मवाच्य में बदलना है, और अगर कर्मवाच्य दिया हुआ है तो आपको कर्तृवाच्य में बदलना है। केवल इतना काम करना है और कुछ नहीं करना है। अब बात करते हैं वाच्य परिवर्तन का क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। तो जिसमें दिया हुआ है उसको चेंज करना है। वाच्य परिवर्तन का नियम क्या कहता है, कर्ता में कर्तृवाच्य जो है उसमें, कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति है। किसमें, कौन सी विभक्ति, प्रथमा है, होनी चाहिए, आवश्यक है। और कर्म में द्वितीय है, कर्म में कौन सी, द्वितीय है। अब क्रिया की बात करें तो क्रिया 500 लिंगों में चलती है। 500 लकार जो है, तीनों लिंगों में, 500 लकारों में सारी चीजें व्यवस्थित रूप से चलती है। तो कर्तृवाच्य में तो जिस प्रकार का कर्ता है, जिस प्रकार का काल है, काल के अनुसार क्रिया बदलेगी। लेकिन बात करते हैं कर्मवाच्य की। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में क्या परिवर्तन आएगा, तो कर्ता में प्रथमा नहीं आएगी, कर्ता में तृतीया विभक्ति आएगी। कर्ता में कौन सी, तृतीया विभक्ति। कारण क्या है, कर्ता 2 प्रकार के होते हैं, कर्ता के भेद 2 है। कौन कौन से, नंबर 1 उक्त कर्ता, नंबर 2 अनुक्त कर्ता। उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा, और अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो देख लो कौन से में कौन सी आ रही है। अनुक्त कर्ता कौन सा है, उक्त कर्ता कौन सा है। कर्मवाच्य का जो कर्ता है वो तो कहलाएगा उक्त कर्ता, और जो कर्तृवाच्य का कर्ता है वो कहलाएगा अनुक्त कर्ता। एक वाक्य है, राम है, राम है, जलम पिबते, जलम पिबती। राम जल पी रहे हैं, साधारण सी बात है, वर्तमान काल है, लट लकार है, तो पिबती।
क्रिया है, कर्ता उक्त है तो प्रथमा विभक्ति है, और प्रथमा विभक्ति है तो फिर वाक्य किस प्रकार का बन गया? कर्तृवाच्य का वाक्य बन गया। ये याद रखना है, कर्तृवाच्य का वाक्य बन गया, उससे हमें क्या करना है? कर्मवाच्य में बदलना है। किसमें बदलना है? कर्मवाच्य में बदलना है। ये आपके अर्धवार्षिक में आया हुआ वाक्य था। अर्धवार्षिक परीक्षा में यही वाक्य आया था वाक्य संशोधन के लिए। राम है तो हमें क्या करना है? वाच्य परिवर्तन करना है। तो यहां पर दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो कर्ता, एक कर्म, और तीसरा है क्रिया। कर्म क्या हो गया? कर्म में प्रथमा, अगर कर्ता में तृतीया है तो कर्म में प्रथमा होगी। ये वाक्य राम जल पीते हैं, इस वाक्य को हम क्या करेंगे? कर्म वाच्य में बदलेंगे हिंदी में। तो ये क्या होगा? राम के द्वारा जल पिया जाता है। राम के द्वारा जल पिया जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है? कर्ता को तृतीय विभक्ति में लेके जाना है। राम है, रामो रामः, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामय। तृतीया करनी है। राम कितने हैं? अरे पूरे वाक्य में कितने राम है? एक ही राम है। एक ही राम है तो क्या होगा? एक वचन का रूप बनेगा। एक वचन का रूप बनेगा। तो एक वचन का जो रूप है वो है रामेण। रामेण यहाँ पे कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है क्या? जलम शब्द में द्वितीय विभक्ति है, क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। इसे भी हमें बदलना है। और जैसे ही कर्म वाच्य में बनाएंगे तो कर्म में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। अब प्रथमा विभक्ति होगी तो क्या परिवर्तन आएगा? जल शब्द है, नपुंसकलिंग का है, फल शब्द की तरह चलते हैं रूप इनके। जल शब्द और फल शब्द के रूप एक जैसे ही चलते हैं। रूप क्या होते हैं? प्रथमा विभक्ति की बात करें, फलम फले फलानी, तो जलम जले जलानी। द्वितीय विभक्ति जैसा है वैसा ही वापिस आने वाला है। प्रथमा और द्वितीय दोनों के जो रूप है वो एक जैसे होते हैं। तो फलम शब्द और जलम शब्द दोनों में सेम होते हैं। तो जलम एक वचन का रूप, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। अगर द्वितीय विभक्ति एक वचन के रूप की बात करें तो जलम जले जलानी, एक पानी जो है उसमें एक वचन ही आएगा। तो ये आपका रह जाएगा जलम। जलम। अब बदलाव हुआ यहां पर, राम के द्वारा पानी पिया जाता है। पिया जाता है तो पिब्यते। पिब्यते। ठीक है। हाँ, ये तो हो गया अपना कौन सा रूप हो गया? वाच्य परिवर्तन का हो गया। वाच्य परिवर्तन में कर्ता में क्या बदलाव करना है, कर्म में क्या बदलाव करना है, और क्रिया में क्या बदलाव करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अगला कौन सा क्वेश्चन बनेगा, एक बार ध्यान से देख लो। कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे बदलना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार का रहने वाला है, और इस क्वेश्चन के कितने नंबर है। देखो चीजें तो सारी देखनी पड़ेंगी, तो ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आने वाला है परीक्षा में। तो आप तैयारी भी उसी प्रकार से करोगे। आपने तैयारी की है तो उसी प्रकार से तैयारी की है कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आने वाला है, तो आपको सही उत्तर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। तो कितने नंबर का है? ये आपका रहेगा 2 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 की बात करें, 7 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? तो 7 नंबर जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा समास विग्रह का। कौन सा रहेगा? समास विग्रह का। समस्त पद आपको दिया जाएगा और समास विग्रह करना है।
समास विग्रह। समास विग्रह का कौन सा क्वेश्चन? कोई भी समास दे दिया जाएगा, उसमें आपको समस्त पद दिया जाएगा, आपको विग्रह करना है, और ये क्वेश्चन भी रहेगा कितने नंबर का? 2 नंबर का। उदाहरण के लिए नीलोत्पलम, शब्द की बात करेंगे, और समास के साथ में समास का नाम भी लिखना है। समास विग्रह ही नहीं करना है, समास विग्रह करना है, साथ में समास का नाम लिखना है, दोनों काम करने हैं। समास के क्वेश्चन जो है वो यहीं तक है, क्योंकि उसके बाद में समास के क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं। अब बात करें समस्त पद से समास विग्रह बनाना, ये समस्त पद है जो बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है और दो पद आपस में मिल जाते हैं, तो वो तो हो गया समास विग्रह। दोनों पदों को अलग अलग किया जाता है, बीच में विभक्ति लगा दी जाती है, पहले वाले पद और दूसरे वाले पद दोनों में विभक्तियां लगा दी जाती है, तो वो होता है समास विग्रह। नीलम उत्पलम इति, नीलम उत्पलम इति, ये नीलोत्पलम का समास विग्रह है। और कौन सा समास है? बात करते हैं समास कौन सा है। तो जिस समास में विशेष्य और विशेषण होते हैं, जिस समास में उपमेय और उपमान होते हैं, विशेष्य विशेषण। विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है, यहां पर यह समझने वाली बात है। विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। उत्पलम जो शब्द है, संज्ञा शब्द है, उसकी विशेषता बताई जा रही है किससे? नीलम शब्द से। यानी जो फूल है उसका रंग कैसा है? नीला है। नीला फूल, फूल की विशेषता क्या है कि वो नीला है, इसीलिए यहां पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय। कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास की क्या विशेषता है कि उसमें एक तो विशेष्य विशेषण आएगा, दूसरी बात उपमेय उपमान का भी प्रयोग किया जाता है। उपमेय और उपमान, दोनों चीजों का प्रयोग होगा। ये तो हो गया अपना समास विग्रह। अब बात करते हैं आगे की क्वेश्चन की। तो आगे का क्वेश्चन कौन सा है? हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 की। समास 7 नंबर क्वेश्चन है समास विग्रह, जो दूसरे भाग का है। उसके बाद में अगला जो भाग है इसका, वो कौन सा है? तो सह प्रसंग व्याख्या, प्रश्न नंबर 8 जो रहेगा अपना, वो रहेगा सह प्रसंग व्याख्या का। व्याख्या किसकी दी जाती है? श्लोक की। एक श्लोक दिया जाएगा, पद्यांश दिया जाएगा। श्लोक की व्याख्या पूछी जाएगी, सह प्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी, और नंबर कितने हैं? 2। तो सह प्रसंग व्याख्या आपको आराम से करनी है, क्वेश्चन समझ के करनी है कि कौन सा श्लोक है, कौन से पाठ से लिया गया, इसके जो लेखक है वो कौन है, और ये पाठ मूलतः कहां से लिया गया है। इनके बारे में चर्चा करने के बाद में आपको ये भी बताना है उस प्रसंग में कि ये जो श्लोक है ये किसके बारे में, यानी इसमें क्या क्या कौन कौन सी बातें बताई गई है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? तो 9 नंबर जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा अन्वय पद। प्रश्न नंबर 9 अन्वय से संबंधित आएगा। अव्यय नहीं भाई, अन्वय, अव्यय आगे आएगा। यह भी आपका रहने वाला है 2 नंबर का। एक आपको श्लोक दिया जाएगा, श्लोक का अन्वय दिया जाएगा, उसमें 4 खाली जगह दी जाएगी, और उन खाली जगहों में किस प्रकार से उनकी पूर्ति करनी है, उनके लिए आपको मंजूषा दी जाएगी। ये जो संस्कृत का पेपर है इसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है,
कई प्रश्नों के जो उत्तर है वो मंजूषा के रूप में आपको इसके साथ ही मिल जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करने से पहले आप देख लो कि ये जो पूरा पोर्शन है ये इतना ही है। खंड व क्या हो जाता है, यहाँ पर पूरा हो जाता है 9 तक। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 9 तक जितने भी सारे क्वेश्चन है 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये कौन सा हो गया आपका खंड ब। कितने नंबर का हो गया, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर और 12 नंबर का। तो खंड ब जो है कितने नंबर का है, तो ये 12 नंबर का है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले खंड की। अगला जो खंड है वो कौन सा है, कितने नंबर का है, उनकी उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ब खंड में कौन कौन से संभावित क्वेश्चन है, किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, उनकी चर्चा हमने कर ली है। अब आएगा खंड स। खंड स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार से पूछे जाएंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 10 की बात करेंगे और 10 नंबर क्वेश्चन आपका रहेगा रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण। इसमें आपको बिल्कुल रेखांकित पद दिया जाएगा, रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण। इजी टू वे है, प्रश्न आपको हिंदी में कोई लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मैं तो इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। और क्वेश्चन क्या आएगा, निम्नलिखित वाक्येषु रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माण कुरुते। और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको लिखना है। कितने दिए जाएंगे, 4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और 4 में से आपको चारों करने हैं। और कितने नंबर के हैं, सो 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 नहीं है भाई, 3 क्वेश्चन है और 3 नंबर का प्रश्न है। 3 नंबर का प्रश्न है, 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। क ख ग दिए जा सकते हैं, ए ब स द दिए जा सकते हैं। इस प्रकार से 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपकी किताब है उसी से दिए जाएंगे। सेम उसी जिनका नाम है भाग सेकंड, वहां से दिया जाएगा। और आपको क्या करना है, इन प्रश्नों के जो अंडरलाइन दी जाएगी, जो रेखांकित पद दिए जाएंगे, उनके आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है, ये ध्यान रखना है। तो जो अंडरलाइन दी जाएगी उस जगह प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। तो इनके लिए मैं आपको सजेशन देता हूं कि आप किम शब्द ढंग से थोड़ा पढ़ ले, क्योंकि ज्यादातर यहाँ से क्वेश्चन जितने बनते हैं। लेकिन फिर भी आपको करना क्या है, शब्द रूप जो है उनमें आपको यहाँ पे जिस विभक्ति का, जिस वचन का शब्द दिया जाएगा, उसी वचन और विभक्ति के आधार पे जो प्रश्नवाचक शब्द बनेगा वो उसी का आएगा, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जो है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 तो वो कौन सा दिया जाएगा, प्रश्न नंबर जो 11 है वो किसी पाठ का सार दिया जाएगा। पाठ का सार हिंदी में, हिंदी में आपको एक पाठ का सार लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, सॉरी ये 3 का हो गया भाई अब की बार। पिछले सत्रों में 2 नंबर का आ रहा था, अब ये कितने नंबर का हो गया, 3 नंबर का हो गया। 3 नंबर का क्वेश्चन है पाठ सार में, 2 का भी पूछा जा सकता है क्योंकि एक क्वेश्चन बढ़ाया जा सकता है। जहां तक संभावना है, अभी संधि का क्वेश्चन नहीं आया है। अगर संधि का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इस क्वेश्चन की जो वरीयता है वो कम हो जाएगी। क्वेश्चन तो आएगा, ये क्वेश्चन तो 100% आएगा, लेकिन इसका जो आधा जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा फिर, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन संधि का भी देंगे और संधि का क्वेश्चन संधि विच्छेद करना है या संधि पद बनाना है, तो उसके आधार पे अब बात करते हैं कौन कौन से आ सकते हैं। तो आपके जो पद्य भाग वाले पार्ट है वहां से तो नहीं आएंगे। जितनी भी कहानियां है, जैसे जननी तुल्य वत्सला है, नाट्यांश का रूप है लेकिन फिर भी आता है।
या फिर आपका प्रकृति सौहार्द जो शोभा है, सौहार्द प्रकृति शोभा है वो आ सकता है, जननी तुल्य वत्सला आ सकता है, बुद्धिर बलवती सदा, ऐसे जो पाठ है वो दिए जा सकते हैं। भूकंप विवीक्षिका पूछा जा सकता है, हालांकि वो निबंध है, लेकिन फिर भी ऐसा वो पाठ भी कई बार इस हिंदी सार में पूछा जा सकता है, क्योंकि पाठ का हिंदी सार करना है, उसमें कहानी, निबंध या नाटक से कोई मतलब है नहीं है, लेकिन हाँ पद्य भाग से नहीं पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपका हो गया 3 नंबर का। प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 कौन सा होगा पता है? गद्यांश को पढ़कर उचित प्रश्न लिखने हैं। उचित प्रश्नों के जो उत्तर है वो आपको लिखने हैं। गद्यांश आएगा, गद्यांश को आपको पढ़ना है और जो प्रश्न दिए जाएंगे उनके उत्तर लिखने हैं। नंबर आपके रहने वाले इसके 5। 3 टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों में तीन टाइप के क्वेश्चन आएंगे, गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश। डायरेक्ट पाठ से आपको एक पदेन या आपको पूर्ण वाक्य का क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या किए जाएंगे, गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश से, यानी तीनों से अलग अलग प्रकार के आपको गद्यांश दिए जा सकते हैं, पद्यांश दिए जाएंगे और नाट्यांश दिए जाएंगे। 5-5 नंबर के क्वेश्चन है और इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, 3 टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे। कौन कौन से? नंबर 1 यानी क, एक पदेन, ख, आपको ख में दिया जाएगा पूर्ण वाक्य और ग में दिया जाएगा आपको कौन सा, भाषिक कार्य। वही अपना पहले वाला जो हमने अपठित गद्यांश में पढ़ा है। भाषिक कार्य जो ये क्वेश्चन है कितने कितने नंबर के रहेंगे, एक पदेन 1 नंबर का है, पूर्ण वाक्य 2 नंबर का है और भाषिक कार्य 2 नंबर का है। क में आपका जो क्वेश्चन है वो 1 रहने वाला है। कभी कभी 2 पूछे जा सकते हैं, आधे नंबर के 2 दिए जा सकते हैं, या 1 नंबर का ही रहेगा ज्यादातर तो चांस ये है। पहले तो 2 पूछे जाते थे, लेकिन जो अभी जो नया पैटर्न है इसमें 1 ही पूछा जाता है। एक है पूर्ण वाक्य का, पूर्ण वाक्य का भी 1 ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन भाषिक कार्य के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर के। तो इसके तो 2 पूछे जाएंगे, इसका 1 और इसका 1। 3 क्वेश्चन है, एक गद्यांश है, उनमें से 3 क्वेश्चनों को आपके उत्तर लिखने हैं और कितने नंबर के हैं, 5 नंबर के। 1 3 5, 5 हो गए। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर जो 13 है वो आपका किस प्रकार का रहेगा। अब देखो इसमें एक समझने वाली बात यह है कि गद्यांश जो है वो अथवा में दिए जाएंगे, 2 गद्यांश दिए जाएंगे, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो आपको करना है। 2 अलग अलग गद्यांश दिए जाएंगे, उसमें से जो आपको अच्छा लगता है वो आपको करना है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको पहला ही करना है, आप जिस प्रश्न को उचित समझे उसका उत्तर लिखे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आएगा किसके आधार पे, श्लोक के आधार पे, पद्यांश। गद्यांश के बाद में किसका नंबर है, पद्यांश का। और पद्यांश जो है ये भी कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। 5 नंबर के प्रश्न यहां से आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ये इसी श्रेणी का क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। और क्या पूछेगा, नाट्यांश। नाट्यांश और ये कितने नंबर का है, ये भी 5 नंबर का है। तो 15 नंबर के क्वेश्चन तो ये 3 ही हो गए। तीनों में अथवा के क्वेश्चन दिए जाएंगे, दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको जो अच्छा लगे वो आपको करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका है कौन सा, प्रश्न नंबर 14। 14 हो गया। प्रश्न नंबर 15। 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछा जाएगा, कौन सा क्वेश्चन दिया जाएगा, उससे पहले आपको क्या काम करना है,
यहाँ पर इन क्वेश्चनों के एक बार नंबर जोड़ लेते हैं, क्योंकि खंड 6 में क्वेश्चन इतने ही है। खंड 6 में क्वेश्चन इतने ही है। 10 से लेकर 14 तक 5 क्वेश्चन है। नंबर कितने हो गए? 5 5 10 5 15, 15 और 6 21 नंबर का। खंड 6 कितना हो गया? 21 नंबर का हो गया ना। 3 3 6, 6 और 15 21, तो ये हो गया आपका 21 नंबर का। पहला खंड जो था वो 31 नंबर का था, दूसरा 12 नंबर का है और तीसरा 21 नंबर का आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा यानी क्वेश्चन नंबर 15, और खंड कौन सा है? तो खंड देह है। कौन सा है? खंड देह है। और खंड देह में कौन कौन सी चीजें हैं ये देखना है हमें। अभी बात करते हैं खंड देह की। खंड देह, खंड देह में क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो या तो पूछा जाएगा आपको पत्र या प्रार्थना पत्र। पत्र या प्रार्थना पत्र कितने नंबर का है? तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का। कितने नंबर का? 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। पत्र में आपको मंजूषा दी जाएगी और मंजूषा के आधार पे आपको क्या करना है? पत्र लिखना है। लेकिन प्रार्थना पत्र आपको डायरेक्ट लिखना है, उसमें कोई मंजूषा नहीं दी जाएगी। जो आपको अच्छा लगे, जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगे वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये रहेगा पैटर्न क्वेश्चन नंबर 15 का। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर जो 16 है वो रहेगा चित्र आधारित प्रश्न। अथवा में दिया जाएगा ये तो चित्र आधारित प्रश्न ये भी अथवा का ही है। आधारित प्रश्न, वाक्य बनाने हैं आपको चित्र के आधार पे। चित्र को देखकर वाक्य बनाने हैं, साथ में मंजूषा दी जाएगी। कोई संकट नहीं है, आप मंजूषा को देख के वाक्य बना सकते हैं। और कितने वाक्य दिए जाएंगे ये ध्यान रखना है। तो 8 वाक्य दिए जाएंगे। कितने वाक्य बनाने हैं? 8 वाक्य बनाने हैं आपको इसके आधार पे। और इसका जो अथवा है वो है संवाद। इसमें आपको पूरा संवाद दिया जाएगा, खाली जगह दी जाएगी, मंजूषा दी जाएगी। उसके बाद में आपको संवाद में जो खाली जगह वो भरनी है। इतना ही काम करना है। इसमें आपको चित्र दिया जाएगा, मंजूषा दी जाएगी और आपको क्या करना है? उस मंजूषा के आधार पे उस चित्र को देखकर आपको 8 वाक्य बनाने हैं। और इसमें आपको क्या करना है? संवाद की जो खाली जगह है वो भरनी है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ये भी आपका रहेगा 4 नंबर का। हो गया 4 नंबर का। 2 चीजें हो गई 4 नंबर की। कौन कौन सी? एक तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या हो गया? चित्र आधारित प्रश्न, यानी आपको चित्र दिया जाएगा, मंजूषा दी जाएगी और आपको 8 वाक्य लिखने हैं। दूसरा था संवाद यानी वार्तालाप। वार्तालाप में आपको क्या करना है? खाली जगह दी जाएगी, मंजूषा दी जाएगी, ऊपर वाली मंजूषा से देख के खाली जगह भरनी है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्न नंबर जो 17 है वो आपका रहेगा कौन सा? 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। वाक्य दिए जाएंगे आपको 6 से 8। 6 वाक्यों में से 4 वाक्यों का संस्कृत अनुवाद आपको करना है। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो इस क्वेश्चन में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको यही करना पड़ेगा। 6 वाक्य है, ऑप्शन दे दिया आपको। वाक्य कितने दिए जाएंगे? 6, उनमें से करने कितने? 4। ऑप्शन मिल गया नंबर 4। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 और 18 जो प्रश्न है
18 नंबर प्रश्न है, उसमें क्या करना है, एक तो क्रम संयोजन करना है। क्रम संयोजन आपको पाठ में से कोई कुछ लाइनें जो आपको दे दी जाएगी, या आपको क्या कर 6 लाइनें दी जाती है साधारणतः इसमें, या आपको फिर क्या दिया जाएगा, कोई कहानी की 6 लाइन दी जाएगी, उनको क्या करना है, संयोजित करना है, सही क्रम में लिखना है। यानी क्या करना है, सही क्रम लिखना है, सही क्रम लिखना है। और इसके साथ में अथवा दिया जाएगा, और वो कौन सा दिया जाएगा, तो वो दिया जाएगा, एक आपको मंजूषा दी जाएगी और एक विषय दिया जाएगा। और विषय के आधार पे उसमें क्या करना है, आपको लिखना है, कितने वाक्य बनाने हैं, तो इसमें आपको 6 वाक्य बनाने। कितने वाक्य बनाने, 6 वाक्य। विषय दिया जाएगा, विषय कुछ भी हो सकता है, जैसे उद्यानम दे दिया, साथ में आपको मंजूषा दी जाएगी, और वाक्य कितने बनाने हैं, 6 बनाने हैं। और कितने नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है, तो 3 नंबर का रहना। कितने नंबर का रहने वाला है, 3 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। ये था अपना पेपर, कि पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन मैंने रिजर्व रखा है, जो यहां से कोई एक क्वेश्चन चेंज होगा, उनका नंबर चेंज होगा, और वो क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा था, संधि का, ये याद रखना है। और जो संधि का क्वेश्चन आएगा वो भाग ब में आने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो खंड द कितने नंबर का है, 4, 8, 12 और 3, 15। ये आपका कंप्लीट पेपर रहने वाला है, जो आपके सामने आएगा। आपको इसको हल करना है, समय आपको जितना दिया जाता है उतना ही मिलेगा। उस समय में आपको सही रूप, व्यवस्थित रूप से हल करना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि आप क्वेश्चन को कहीं पे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको खंड द का क्वेश्चन खंड ए में नहीं लिखना है, और खंड ए का खंड द में नहीं लिखना है। खंड द के जितने क्वेश्चन है वो खंड द में लिखो, खंड ब के जितने हैं वो खंड ब में लिखो, से वाले से में लिखो, और ए वाले ए में लिखो। तभी आपके सही रूप से नंबर जितने आ सकते हैं वो आने चाहिए, उतने आएंगे। टोटल कितने नंबर हो गए, 1, 3, 4, 16 है क्या, 12, 3, 15। एक कोई गड़बड़ हो रहा है, कौन सा हो रहा है पता नहीं, ये 22 वाला हो रहा है, यहाँ पे 22 थे। तो 3, 2, 5, 5, 2, 7, 3, 2, 5 और 5, 10, 1, 4, 5, 6, 7, 8। 80 नंबर का जो आपका पेपर बनने वाला है कंप्लीट। और इस 80 नंबर के पेपर में आपको इतने सारे, ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अब यहां से आपको कोई क्वेश्चन निकाल के इसकी जगह आपको संधि का 2 नंबर का क्वेश्चन दिया जा सकता है, ये संभावना पूरी पूरी बनती है। अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नहीं मिले जो आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं प्रत्येक कक्षा में, कक्षा 9 में, 8 में, 7 में, वो कौन सा क्वेश्चन था, थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है। तो जिस चेंज पैटर्न के अनुसार दिया जाएगा तब तो ये दिया जाएगा। और अगर इससे बाहर दिया जाएगा, इस पैटर्न के अलावा कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, तो वो क्वेश्चन आपका हो सकता है 2 श्लोक। 2 श्लोक जिनका आपको क्या करना है, 2 श्लोक लिखने हैं, जो इस प्रश्न पत्र में नहीं है, ये भी 2 नंबर का है। अगर दिया जाता है तो कई बार पैटर्न के बाहर जाकर भी पेपर दिए जा सकते हैं, ये संभावना है। ये जितनी सारी संभावनाएं बन रही है, जितने सारे संभावना क्वेश्चन बनने संभव है, मैंने सारे बता दिए। इस प्रकार का पेपर बनेगा। बेस्ट ऑफ लक। जिस मंजिल को पाने के लिए आप जिस राह पे चल रहे हो, वो मंजिल आपको मिले, आपका चलना सफल हो, ये मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।